हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। तो अभी हम बड़ा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 डायमेंशंस। जो डायमेंशंस वाले फॉर्मूले हैं इन पर कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आ रहा है आजकल, हमेशा पेपर में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जो भी डायमेंशंस फॉर्मूले हैं, जो भी डायमेंशंस है वो लर्न करनी है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो क्लास 11th में हमसे पूछी जा सकती है। अब क्लास 11th की डायमेंशन हमसे पूछी जाएंगी, पेपर में कोई डायमेंशन आ सकती है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है, डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ होगा और पूछ लेंगे कि भैया डायमेंशन फॉर्मूला किसका है। तो बिल्कुल बेसिक से हमको डायमेंशन लर्न करनी होंगी। अगर तो बच्चा सोचे कि भाई मैं इसको रट के चला जाऊंगा या मुझे एग्जैक्टली याद हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, उसको ऐसा नहीं हो पाएगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया देखना है, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला बच्चों को याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ चूंकि लंबाई होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन होती है एल, और विड्थ की भी डायमेंशन एल होती है। इस हिसाब से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर बनेगा, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जीरो एल टू टी जीरो, एम जीरो एल टू टी। तो कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, कौन कौन सी डायमेंशन जो हमको पढ़नी है, मैं तुमको बता देता हूँ। सिंपली बता देख लेते हैं कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमको क्या करनी है, पढ़नी है। कौन कौन सी डायमेंशन रहेगी जो हमको भैया देखनी है। जैसे एरिया की डायमेंशन तुमको पढ़नी है भाई, एरिया की डायमेंशन तुमको पढ़नी है। एक बार फिर से देख लेंगे। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू एल करके आ जाएगा, और हमारे पास में ये आ जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि एम जीरो एल टू टी जीरो। तो कुछ और डायमेंशन है ये आपकी स्क्रीन पर आ गई होंगी, ये हमको पढ़नी है। जैसे वॉल्यूम की डायमेंशन पढ़नी है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसकी डायमेंशन बनेगी L3, और देखो सामने SI यूनिट भी लिखी होगी। डेंसिटी हमको पढ़ना है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशन बन जाएगी, मास की डायमेंशन है, वॉल्यूम की डायमेंशन L3, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 पावर 3। स्पीड पढ़ना है हमको, स्पीड की डायमेंशन याद करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, टाइम की डायमेंशन टी। एक्सेलरेशन पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है, फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। फोर्स की डायमेंशन देख लेनी है, वर्क देख लेना है, एनर्जी देखनी है, पावर देखना है, प्रेशर देखना है। कम से कम ये 11 या 12 डायमेंशन। टॉर्क देख लेना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 12 डायमेंशन तो हमको आनी ही चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी डायमेंशन है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में न्यूमेरिकल। जब जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो प्लीज ध्यान दें इस बात पर कि एग्जाम में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है डायमेंशन पर बेस्ड। जो डायमेंशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से वो डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में आ सकते हैं। डायमेंशन के अगर हम यूज की बात करें तो 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में रहेंगी डायमेंशन की, 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में रहेंगी। और ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन तीनों हमको ध्यान रखनी है कि तीनों कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में हो सकती है। तो याद रखना है भैया, डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ती है तुम लोगों को, डायमेंशन की एप्लीकेशन देख लेनी है। जिन जिन के भी एग्जाम्स हो रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायमेंशंस की एप्लीकेशन देख ले, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना। ये देखनी है। पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम। दूसरी है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। एंड तीसरी है टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कुछ रिलेशनशिप होंगी जो हमको ध्यान रखनी है, ये हमको देखनी है। तो इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इन पर कि क्या क्या कौन कौन से हमारे पास वो न्यूमेरिकल्स हैं जो इन पर आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो और हमको उसको एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है 1 अर्थ में। ये क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, बता देता हूँ मैं तुमको। लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं जरा इसको, 1 जूल इनटू अर्थ, ये कुछ क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास में। 1 सेकंड लगती है, क्वेश्चन देखते हैं जरा।
ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आप लोग के आने वाला है, देखो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, पेपर में आ सकता है, इसको तुम्हें पढ़ लेना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क, ये कोई क्वेश्चन है। यानी कि जो जूल है वो बच्चों वर्क की ऐसा यूनिट है। जूल की अगर हम बात करें, जूल किसके ऐसा यूनिट है? वर्क के ऐसा यूनिट है। जूल किसके ऐसा यूनिट है? वर्क। और या एनर्जी भी बोल सकते हैं। और हमको इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है, यानी कि सीजीएस यूनिट है, एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। तो करना क्या है, जो एसआई यूनिट है हमको उस एसआई यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना। वो कह रहे 1 जूल को कन्वर्ट करो सीजीएस यूनिट। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, जरा वो मेथड देख लेते हैं। किसी भी डायमेंशन को कन्वर्ट करने का हमारे पास में क्या मेथड रहेगा, वो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये एनर्जी की ऐसा यूनिट थी, ये जो एनर्जी है जूल एनर्जी की ऐसा यूनिट है। तो हमको सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है ml/t-2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट कैसे करेंगे भैया हम इसको? हमें क्या करना है, यहां पर हम देख रहे हैं कि मास पर पावर 1 है, लेंथ पर पावर 2 है, इसको b ले लिया। और c टाइम पर पावर कितनी है? -2 है, इसको हमने क्या ले लिया? c ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम को, देखो होता क्या है, मान लो एक क्वांटिटी है q1, ठीक, इसको हमें दूसरी क्वांटिटी तो चेंज नहीं करेंगे, इसको हमें दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यानी कि अगर हमें कोई सिस्टम चाहिए, जैसे हमें नंबर चाहिए n2 का, तो हम क्या करेंगे, n1u1 अपॉन u, यानी कि पहली यूनिट अपॉन में दूसरी यूनिट। तो कैसे पता करेंगे, n2 इज इक्वल टू n1। अच्छा u1 में क्या क्या था, मास ले लिया हमने, मास ले लिया, मास जो की डायमेंशन पहली वाली उसमें कितनी थी, m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, और t1 अपॉन t2 पावर c, t1 अपॉन t2 पावर c। अब क्या करना है, n2 इज इक्वल टू n1, कितने जूल था हमारे पास में, ये तो 1 जूल था। कितनी जूल क्वांटिटी थी? 1 जूल क्वांटिटी थी। अब ये मास है, हमको करना है एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में, इसमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में, इसमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट से हमको सीजीएस यूनिट में। तो मास को अगर हम देखें, मास को अगर हम देखें तो मास हमारे पास में, मास हमारे पास में एसआई यूनिट में केजी में होता है, जबकि सीजीएस यूनिट में ये ग्राम में होता है। पावर ए, डायमेंशन कितनी दे रखी थी, ए इज इक्वल टू कितना था, 1। ए इज इक्वल टू कितना था, 1 था। ए इज इक्वल टू कितना था हमारे पास में, 1 था। सेकंड चीज, लेंथ एसआई यूनिट में मीटर में होती है, सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में होती है। इसकी पावर कितनी दी हुई थी, बी, बी इज इक्वल टू कितना था, 2 था। टाइम ये भी सेकंड में होता है और ये भी सेकंड में होता है। इसकी पावर सी कितनी रखी है हमारे पास में, -2। अब हम इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। n2 इज इक्वल टू 1 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम अपॉन में 1, पावर आ गई 1। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1, पावर हो गई 2। टाइम सेकंड में, ये भी सेकंड में, इसमें पावर हो गई -2। n2 हमारे पास में कितना आया, ये 1000 और इंटू 2 और 2 जीरो और लग गई मल्टीप्लाई करके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू दी पावर 7 इंटू क्या बन गया, अर्ग बन गया। तो जो 1 जूल है, 1 जूल है बच्चों, वो किसके बराबर हो सकता है, 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर हो सकता है। और जूल जो है, 1 जूल, ये किसके बराबर बना, 10 टू दी पावर 7 अर्ग के। यानी कि हमने क्या करा, हमने क्या करा, जो हमारे पास में ऐसा यूनिट दी गई थी उसको कन्वर्ट कर लिया सीजीएस यूनिट, इसमें कन्वर्ट कर लिया सीजीएस यूनिट में। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक बार फिर से देखो चीज को।
मान लो हमें किसी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला देखो एक बार फिर से ठीक से समझो। कोई क्वांटिटी है, इसको हमें एक यूनिट दे रखी है n1 u1, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किसी दूसरी यूनिट में, तो क्वांटिटी बदल जाएगी n2। तो हमने क्या करना, जो n1 है ये हमको गिवन था, n1u1 इज इक्वल टू क्या था, n2u2। n1u1 क्या था हमारे पास में, n2u2। तो हम क्या करेंगे, n1 इसकी सारी यूनिट लिख देंगे। मास इसमें कितना है, मान लो a है। लेंथ इसमें कितनी है, मान लो b है। टाइम इसमें कितना था इस यूनिट में, मान लो c है। n2 कोई दूसरी यूनिट थी, दूसरी क्वांटिटी आई थी, इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा। अब चूंकि क्वांटिटी तो सेम ही होगी, एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। बस हाँ, हमने क्या करना है, एनर्जी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डायमेंशन सेम रहेंगी। यानी कि ये भी एक, एल की पावर ये भी बी, और टी की पावर ये भी सी। अच्छा ये क्या होगा, पहली यूनिट की तो m1 l1 t1, यहाँ पर क्या जाएगा m2 l2 t2 हो जाएगा। तो अगर हमें n2 पता करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n1 m1 अपॉन n2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है जब हमें किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो। क्या करना हो, जब हमें किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह का फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जरा देख लेते हैं कोई अच्छा सा एग्जांपल जो पेपर में आ सकता हो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोई। हाँ, जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। ये क्वेश्चन ले लिया हमने, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं भाई किस तरह से सॉल्व होगा, देख लेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन, देखो डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स की, इसकी सीजीएस यूनिट है ये फोर्स, डाइन किसकी सीजीएस यूनिट है, फोर्स। और न्यूटन ऐसा यूनिट है, न्यूटन ऐसा यूनिट है, किसकी ऐसा यूनिट है, फोर्स की ऐसा यूनिट है। अब हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का। अगर सपोज करो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता नहीं है तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, फिर से ये क्वेश्चन हमसे रह जाएगा। तो इसलिए डायमेंशन याद करनी बहुत जरूरी है, डायमेंशन याद करनी बहुत जरूरी है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अच्छा अगर फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं, तो फोर्स का फॉर्मूला तो याद होगा, वहां से तुम डायमेंशन निकाल लो, मास इनटू एक्सेलरेशन से डायमेंशन निकाल लो। तो फोर्स का डायमेंशन बनता है mlt की पावर -2। फोर्स का जो डायमेंशन बनेगा क्या बनेगा, mlt की पावर -2। जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mlt की पावर -2, ये हमारे पास बन सकता है। तो अगर हमें किसी क्वांटिटी को चेंज करना है, फॉर्मूला हमारे पास कितना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा था ml टी की पावर -2। इसका मतलब a कितना लिखेंगे इसमें 1, b कितना लिखेंगे इसमें 1, c कितना होना चाहिए इसमें -2, पावर a b c ये होती है। क्या फॉर्मूला होता है n2 का, n2 इज इक्वल टू n1, क्या लिखते हैं m1 अपॉन m2 की पावर a, और क्या लिखेंगे L1 अपॉन L2 की पावर b, और क्या लिखेंगे T1 अपॉन T2 की पावर c। अब N1 किसको कन्वर्ट कर रहे थे हम, क्या क्वेश्चन था हमारे पास में, क्या क्वेश्चन था, वन डाइन को कन्वर्ट करना था बच्चों न्यूटन में, वन डाइन को कन्वर्ट करना था हमको न्यूटन में। तो वन डाइन था, वन लिख देंगे, वन डाइन यानी कि मास हमको ग्राम में दिया हुआ है और करना उसको किस में है, केजी में। पावर ए का मतलब 1, लेंथ हमको किस में दी हुई होगी, इसका मतलब सेंटीमीटर में, करनी किस में है, मीटर में, बी का मतलब इस पे भी पावर 1। टाइम तो भैया सीजीएस यूनिट हो या ऐसा यूनिट हो, सब में सेकंड में ही होता है। पावर कितनी आ गई इसकी, -2। कितनी पावर बन गई इसकी, -2। अब हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। n2 इज इक्वल टू, ये था 1,
1 ग्राम ऐसे ही रहने दो। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मतलब सेम यूनिट बना देनी है। क्या बना देनी है? सेम यूनिट। 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेकंड है, और ये भी 1 सेकंड है। इस पे पावर -2 है, इस पे पावर 1 थी, इस पे पावर 1 थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विग्राम। तो n2 इज इक्वल टू 10, ग्राम से ग्राम कटा, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3, ये ऊपर आ गया सेंटीमीटर। तो n2 इज इक्वल टू कितना बना? 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। इस तरह से हम एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन। तो डायमेंशन की जो दूसरी एप्लीकेशन है उसमें हम क्या करते हैं? किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि भाई जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ था ये सही था कि गलत था। डायमेंशन का दूसरा हमारे पास में यूज है कि हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि जो गिवन फॉर्मूला है वो सही है या वो फॉर्मूला सही नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं भैया। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो पेपर में आ गया कि भाई करेक्ट करके दिखाओ, ये बताओ कि जो इक्वेशंस लिखी है मोशन की, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ये मोशन की इक्वेशन है, एक मोशन की इक्वेशन है। तो भाई पेपर में सवाल आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया। अब क्या क्वेश्चन पेपर में आया? पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई चेक करके बताओ ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ये सही है कि नहीं है। तो तुम क्या करो? डायमेंशन लिख लो LHS की, डायमेंशन लिखनी है इन LHS, डायमेंशन इन LHS। अब क्या क्या डायमेंशन? जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? LT माइनस। अब क्या करना है? लिखना है डायमेंशन इन RHS, जो हमारी RHS वाली क्वांटिटी है, जो हमारी RHS वाली क्वांटिटी है। इनकी डायमेंशन देख लेते हैं। जैसे इसमें एक U है, U की डायमेंशन कितनी? LT माइनस 1। और क्या चीज हमारे पास में है? AT है, A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी? LT माइनस 2। टाइम की डायमेंशन कितनी? T। तो ये भी डायमेंशन कितनी आ गई? LT माइनस 1। अब चेक क्या करना है? देखो LHS में V था, वेलोसिटी, डायमेंशन LT माइनस 1 था। RHS में U था, डायमेंशन LT माइनस 1। इधर AT था, डायमेंशन LT माइनस 1। तो हम देखते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं इन LHS वो इक्वल हैं डायमेंशन फॉर्मूले इन RHS, डायमेंशन फॉर्मूले इन RHS। इसका मतलब दिस रिलेशनशिप इज ट्रू। ये रिलेशनशिप क्या होगी हमारे पास में? ट्रू हो गई। क्यों ट्रू हो गई? क्यों ट्रू होगी भैया? इसलिए ट्रू हो गई क्योंकि दोनों साइड की डायमेंशन आपस में बराबर आ गई। एक बार और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। सपोज करो पेपर में आया कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप पेपर में आ गई कि प्रूव करके दिखाओ ये जो रिलेशनशिप है, जैसे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशनली ठीक है कि नहीं है? तो हमें क्या लिखना है? डायमेंशन इन LHS, LHS वाली साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है इसकी डायमेंशन चेक करनी है। एस का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, लिख दिया। RHS में चेक करते हैं, डायमेंशन इन RHS, डायमेंशन इन RHS चेक कर लेते हैं, RHS चेक कर लेते हैं। RHS में पहली क्वांटिटी क्या है? UT, U की डायमेंशन, U मतलब वेलोसिटी, U मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन LT माइनस 1, T मतलब टाइम, डायमेंशन T, T की पावर -1 से T कैंसिल आउट हुआ, डायमेंशन क्या बची? L बची। देखो यहाँ भी L आया था, यहाँ भी L आ गया। एक और चीज बच रही है अभी, एक और चीज बच रही है अभी, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ तो लेंगे नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है। ए टी स्क्वायर की डायमेंशन चेक करो। ए का मतलब एक्सेलेरेशन, ए का मतलब एक्सेलेरेशन, एल टी माइनस 2। ये टी स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट। डायमेंशन फिर से क्या बनी? एल बनी। तो फिर से क्या लिख देंगे? डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। इसका मतलब दिस इज ट्रू। नोट डाउन करो फटाफट से, नोट डाउन करो जल्दी से।
नोट डाउन करो जल्दी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ सकते हैं। अब तीसरी डायमेंशन की जो फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास में, तीसरा जो हमारे पास में कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली बनाने के लिए आ सकता है कि भैया ये बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली बन सकता है कि नहीं बन सकता। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। किसी के भी पेपर हो रहे होंगे, किसी भी स्कूल में पेपर हो रहे होंगे, इस समय पर सभी स्कूलों में पेपर चल रहे होंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, एक हमको सिंपल पेंडुलम दिया गया है, एक हमको सिंपल पेंडुलम दिया गया है। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड स्ट्रिंग that oscillation under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on the mass of the bob, length L of the pendulum, and acceleration due to gravity. Then derive the expression for its time period using the method of dimension. कुछ बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अब हमको देखना है, ये भी अब हमको देखना है भैया किस टाइप से क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चन होगा। तो जरा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, तभी तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। सेकंड चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि भैया हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूरत है कि जरूरत नहीं है। ये सपोज करो एक हार्ड सपोर्ट है, एक हार्ड सपोर्ट है। इस हार्ड सपोर्ट पर हमने क्या करा, एक धागा बांध दिया, थ्रेड बांध दिया। अब यहाँ पर एक हार्ड मास बांधा और इसको ऐसे करके हमने ऑक्सीलेट कराना शुरू करा। ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये जो चीज बनी इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। हमें इसके टाइम पीरियड का पता करना है, इसको पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हमें क्या पता करना है कि अगर सिंपल पेंडुलम फ्रीली मूव कर रहा हो तो इसको मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहा था कि भैया जो सिंपल पेंडुलम है हमारा, वो ऑक्सीलेशन उसका डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पर, ऑक्सीलेशन डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पर, मास पर, लेंथ ऑफ पेंडुलम पर, इन चीजों पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है, बुक में कहा गया कि भाई वो 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। कितनी बातों पर डिपेंड कर रहा है, 3 बातों पर। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड P जो है ये डिपेंड कर रहा है 3 बातों पर। अब कौन कौन सी 3 बात बोलेगी, एक तो कहा गया मास, मास मास ऑफ द बॉब, जो हार्ड मास हमने टांगा था, एक लेंथ और एक ग्रेविटी। 3 चीजों बोला, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है कि भैया मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे। अब ये नहीं पता मास कितना लेना है, पावर ही ले ली। ये नहीं पता लेंथ कितनी है, पावर भी ले ली। ये नहीं पता ग्रेविटी कितनी है, पावर सी ले ली। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा, m की पावर a, l की पावर b, ग्रेविटी की पावर c। अब क्या करना, दोनों साइड की डायमेंशन लिखनी है। दोनों साइड की क्या लिखनी है, डायमेंशन। कैसे लिखेंगे, जैसे टाइम, टाइम की डायमेंशन t होती है, t की पावर 1। ना तो टाइम में मास होता है ना ही लेंथ होती है, तो ये डायमेंशन तो बनी LHS में। k कांस्टेंट क्वांटिटी छोड़ देंगे, यहाँ पर मास, मास की डायमेंशन होती है m की पावर हो गई a, लेंथ की डायमेंशन होती है l की पावर हो गई b, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है lt की पावर हो गई -2, और इसकी पावर कितनी थी, c थी। मतलब हमने क्या करना है, जो भी हमको फॉर्मूला टाइप करना है, देख लेंगे भैया किस किस पे डिपेंड कर रहा है। वो जिस जिस चीज पर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनल लगा के लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के लगा देंगे और दोनों साइड की डायमेंशन को लिख लेंगे। तो मास कितना था, 0, लेंथ कितनी थी, 0, टाइम कितना था, 1। यहाँ पर मास कहीं और तो है नहीं, मास की पावर a, लेंथ की पावर b एरा और l की पावर c एरा, b प्लस सी, t की पावर -2 और ये c कितना बन गया, -2c, -2 और c। अब अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास में तो आ रहा है बच्चों 0। कैसे 0,
यहाँ पर मास की पावर ए है, यहाँ पर मास की पावर 0 है। लेंथ को चेक कर लेते हैं, लेंथ को चेक कर लेते हैं जरा, लेंथ को चेक कर लेते हैं भाई, लेंथ को चेक कर लेते हैं। इधर लेंथ में दिया b प्लस सी और इधर दे रखा है 0। चलो अब कैसे सॉल्व करें, टी को चेक कर लेते हैं, इधर दे रखा -2c, यहां दे रखा है 1। इसका मीनिंग हुआ c पता करा जा सकता है इससे। कितना बन रहा है c, 1/2 माइनस का। अब जब c पता चला तो भैया b भी पता चल सकता है। यहां से इस वाली रिलेशनशिप से b प्लस सी कितना था, 0 था। ये कितना हुआ, -1/2। तो हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो मैं तीनों क्वांटिटी पता चल गई, a पता चला 0, a पता चला 0, b पता चला 1/2, c पता चला -1/2। तो फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं सभी स्कूलों में। अब हमारे पास में जो हमने फॉर्मूला लिखा था सबसे शुरू में कि भैया टाइम पीरियड जो है हमारा वो इक्वल था के, और उसके बाद हमने लिख रखा था मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टाइम की पावर सी। तो T इज इक्वल टू के, मास की पावर ए Na0, लेंथ की पावर b थी 1/2, टाइम की पावर c थी -1/2। इसका मतलब T इज इक्वल टू के लेंथ अपॉन टाइम, ये दोनों आ गए और साथ में क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे भैया, करने हैं तुमको, करने हैं तुमको, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं क्वेश्चंस और तुमको दे देता हूं जरा, ये भी तुमको करना है, ये भी तुमको करना है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को डायमेंशन पर, एक और क्वेश्चन डायमेंशन पर देख लेते हैं जरा। ये कुछ क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आ रहा होगा, स्क्रीन पर आने वाला होगा भी, ये भी तुमको करना है। ये क्वेश्चन है, जरा देख लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, समझो। इस क्वेश्चन में दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया हमको कि द वेलोसिटी v ऑफ ए वाटर वेव्स, वाटर वेव है उसकी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रही है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रही है। डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज। डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से हमें फिर से इन तीनों क्वांटिटी के बारे में रिलेशनशिप पता करनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया था, क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी है, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, देख लो, जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी है वो कुछ बातों पर डिपेंड कर रही है। अब कौन कौन सी वो बातें हैं, किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पर, वेवलेंथ पर। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा पर डिपेंड कर रही है। डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, रो से डिनोट करेंगे। ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, जी से डिनोट करेंगे। और हमेशा पावर क्या लिख देंगे, ए बी सी। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब में ऐसा करना है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का निशान अगर हटा दें तो कुछ कांस्टेंट आ गया, लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, ग्रेविटी की पावर सी। अब इनकी डायमेंशन लिख देनी है LHS और RHS की। वेलोसिटी की डायमेंशन LT -1, m इसमें होता नहीं, 0 बन गया, l इसमें 1 बन गया। आगे देख लेते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ होती है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l होती है, a आ गया। रो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या बनी, ml की पावर -3, और ये था b। ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है भैया, ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन।
डायमेंशन क्या बनेगी, LT-2। इस पे भी पावर क्या बन गई, C बन गई। तो अब हमारे पास में जरा सॉल्व करते हैं। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, क्या क्या बन रहा है, l की पावर a यहां से निकल के आ रही है, l की पावर -3 और ये b भी है तो -3b हो गया, l की पावर यहां से भी निकल के आ रही है +c हो गया। ऐसे करके लिख लेंगे। मास देख लो कितना है, यहाँ तो कोई मास नहीं है, यहाँ मास है बट इसकी पावर क्या है, p है, और कहीं मास नहीं है। टाइम देख लो कितना है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है -के। तो हमारे पास में इस तरह की एक रिलेशनशिप बन जाएगी और दोनों तरफ की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो L की पावर यहाँ इतना था, कितना था, L की पावर a -3b +c, और यहाँ पर L की पावर कितना था, 1, m की पावर b था, यहाँ पर इधर कितना था, 0, t की पावर -2c था और यहाँ पर कितना था, -1। देखो सीधा सीधा c निकल गया 1/2, b भी 0 है, c 1/2 है, तो यहाँ पर b तो 0 रखेंगे, c 1/2 रखेंगे तो उधर जा करके 1 - 1/2 हो जाएगा, तो a पता चल जाएगा 1 - के 1/2। भाई ऐसा तो इसमें रखेंगे, b 0 है, c की जगह +1/2, +1/2 उधर जाएगा -1/2, a की पावर एलसीएम लेंगे, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास इसमें a भी 1/2 आ रहा है, b 0 आ रहा है और c कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, a की वैल्यू रख देना, b की वैल्यू रख देना, c की वैल्यू रख देना और तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भैया जो तुमको करने हैं, जरूर करने हैं पेपर के लिए, जरूर करने हैं पेपर के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको तुम खुद करके देखोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तुम्हारा आंसर आ रहा है या तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को करके देखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। किसी भी स्कूल में, जिस स्कूल में भी एग्जाम हो रहे हैं, जिस स्कूल में भी 11th के एग्जाम चलने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो तुमको कर लेना है चैप्टर फर्स्ट से, डायमेंशन से। तो इतने क्वेश्चन तुमको करने हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले से, चैप्टर नंबर फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले से, चैप्टर नंबर फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले से इतने क्वेश्चन हमको कर लेने हैं। तो अगर तुम लोगों को चैप्टर नंबर 2 की कुछ वीडियो चाहिए जिसमें चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। आज थोड़ी सी बोर्ड में प्रॉब्लम चल रही है, रेडिंग है हमारे पास से ब्लैक खत्म हो गई थी क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते वक्त, तो इसी से मुझे करना पड़ा, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसके लिए तुमसे थोड़ा माफी चाहेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।